तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज हम लेकर उपस्थित हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक परीक्षा जो प्राथमिक स्तर का है और सामान्य ज्ञान सेकंड पेपर। इसमें घटना चक्र टो सीरीज द्वारा प्रकाशित ये प्रैक्टिस सेट है जो प्रैक्टिस संख्या 5 है। और चलिए इसको आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय जाया किए हुए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 5th का जो है प्रश्न नंबर है, प्रश्न संख्या 1 है जो मैथ पोर्शन से लिया गया है। तो प्रश्न है 1, दो संख्याओं का गुणनखंड 145 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो पहली संख्या है तो मान लेते हैं कि हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या हैं। तो माना वो संख्याएं क्या हैं, वो संख्याएं हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई हैं। इसमें एक्स वाई बराबर जो मान दिया गया है तो दिया गया है 145 और इसका जो एक्स वाई है यानी एक्स गुणे वाई बराबर एक्स वाई है। तो एक्स का मान जो दिया गया है वो 5 दिया गया है और वाई का मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों x इंटू वाई बराबर एक्स वाई। एक्स वाई का मान दिया है 145 और x का जो मान है हमारा ये 5 है, y बराबर y है। तो 5y बराबर 145। इसको काट लेते हैं तो 5 एक नम 5 और 5 दूनी 10, 5 9 45 यानी y का मान जो आ जाएगा वो 29 आ जाएगा। y का मान जो आएगा वो 29 आएगा और 29 हमारा दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें सही बताना है तो सबसे पहले तो विकल्प ए को लेकर चलते हैं। तो दोस्तों विकल्प ए से देखते हैं। विकल्प ए में दिया है 6/7 और 4/5 और 3/4 ये दिए गए हैं। तो इसमें अंश और हर में देख लेते हैं कितने का अंतर है। तो 6 से 7 गया है, 4 से 5 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, यानी कि अंश और हर में जो अंतर है वो समान है, केवल एक एक का अंतर है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक एक का अंतर होगा तो वहाँ पर जो पहले बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ऐसा किसी उसमें नहीं मिलता है, बी सी और डी में किसी में नहीं मिलता है। इसमें 6 है, 4 है और 3 है, ये सीरियल से लगे हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। कितना है? 5:8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ये और बी का अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है। अब इसमें मान लेते हैं कि जो दिया गया है 5x और 8x, इसमें जो दिया है अनुपात दिया है 5 और 8 का, तो इसको मान लेते हैं। तो माना 5x और 8x, 5x अनुपात जो हो जाएगा वो 8x हो जाएगा। अब ये कहता है कि 5x/8x इसमें जो है अंश में जोड़ा जाता है 5 और हर में भी जोड़ा जाता है 5। अगर 5 जोड़ा जाता है अंश और हर में तो ये मान हो जाता है 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 3 हो गया और 5x + 5 हो गया बराबर हो गया, ये 2 हो गया और 8x + 5 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 5×3 15x और प्लस हो जाएगा 5×3 15 बराबर हो जाएगा 16x और प्लस हो जाएगा 10। अब ये इधर ले आते हैं तो ये 16x हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15x बराबर हो जाएगा 15 - 10। तो 15 में से अगर 10 निकालेंगे तो बचेगा 5, यानी x बराबर 5 हो जाएगा। x का मान आ गया 5। अब इस x का मान जब 5 आ गया तो इसका मान रख लेते हैं। तो x बराबर हमको 5 मिल गया है और ये दिया गया है 5x/8x, अर्थात 5 की जगह पर x की जगह पर 5 रखेंगे और अनुपात x की जगह पर 5 रखेंगे
तो 5 25 हो जाएगा और 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसको 5 से काट देते हैं तो 5 25 हो जाएगा और 5 8 40 हो जाएगा, यानी 5:8 आ जाएगा कुल मिला के। ये आ जाएगा 5:8। और इसमें बताना क्या है, तो कह रहा है ये बी का अंतर ज्ञात करना है। का जो अंतर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मान 25 और दूसरा हो जाएगा 40, यानी 40 में से 25 जब निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1, यानी कि 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये 15 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 15, और 15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है यदि 5 लीटर पेट्रोल का दाम 400 रुपये हो तो 72 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा। तो 5 लीटर का अगर देखते हैं तो 5 लीटर का है 72, 5 लीटर का है 400, तो 5 से काट देते हैं, 5 का 5 8 40, यानी 1 लीटर का जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। 1 लीटर का जो दाम हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। तो इसी प्रकार 72 का हो जाएगा तो हो जाएगा 80 और 72। तो 80 और 72 को गुणा कर देते हैं, ये 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 1 57, यानी 5760 रुपये कुल आ गया। और 5760 जो दिया गया है वो दिया गया है आपका ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5760 दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 5708। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, ये दिया गया है एक आयताकार खेत की भुजा 39 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 89 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पहले इसका जो है डायग्राम बना लेते हैं। तो ये डायग्राम दिया गया है, एक इसका दिया है 39, मान लिया ये 39 है, इसका विकर्ण दिया गया है वो दिया गया है 89। ये 89 मीटर है और ये 39 मीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इसका मान हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया x, और यहाँ पर हो जाएगा विकर्ण यानी कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 89 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 39 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 89 का जो वर्ग करेंगे तो 89 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 7921, और इधर इसको ले आएंगे तो 39 का वर्ग होता है 1521 और बराबर हो जाएगा एस स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो ये बचेगा कुल मिला के 6400, और 6400 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर अंडर रूट हो जाएगा 6400, और इसका जो वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 80। 80 का वर्ग जो होता है 6400 होता है, तो 80 इसका मान हमको मिल गया। ये 80 इसका मान निकल गया, और यही हमको ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे ये है एक भुजा, तो हमको 80 मिल गया, एक मिल गया 39, और ये इसके माध्यम से 89 के माध्यम से हमने निकाल लिया। तो भुजा ये होगा और क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई दिया गया है 80 और गुणे दिया गया है 39। 80 39 को गुणा कर लेते हैं, तो 39 को 8 से गुणा कर लीजिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, तो 8 9 72, 80 7 8 3 24 24 और 36 31, कुल मिला के 3120 हमारा आंसर हो जाएगा। और 3120 दिया गया है ऑप्शन सी में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल दिया गया है वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात इसको लिख लेते हैं वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है 16:9, और जब वर्गों का अनुपात दिया गया है तो वर्गों की भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है, अर्थात वर्गों के भुजाओं यानी वर्गों की भुजाओं का अनुपात, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में अंडर रूट 16 अनुपात अंडर रूट 9। तो इसका जो सही मान निकल के आ जाएगा वो आएगा 4:3। 4:3 आ गया। अब वर्गों का जो परिमाप है, तो अर्थात वर्गों के परिमापों
परिमापों का अनुपात पूछा गया है। अनुपात तो ये हो जाएगा, इसका मान होता है 4 वर्ग का परिमाप होता है 4 तो 4 ये 4 हो जाएगा। एक मान 4 हमको मिला है, अनुपात 4 × 3 हो जाएगा। तो एक तो हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, तो एक हो गया 16 अनुपात, और ये 4 3 12, यानी 16:12 हमारा उत्तर मिल रहा है। तो 16:12 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा? तो देख लेते हैं व्यास इसका क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया गया है अर्धगोले का, यानी इसको लिखते हैं अर्धगोले का अर्धगोले का अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका मान रखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462 जो कि मान में दिया गया है। अब ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 462, अर्थात यहाँ लिख लेते हैं 3 × 22/7। अब इसको इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, अर्थात 462 इसको लिख लेते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 462 × 7, ये ऊपर चला जाएगा और 3 × 22 हो जाएगा। इसको काट लेते हैं तो 11 दूना 22 हो गया, और 11 चौक 44 हो गया, और 11 कलर पर पहले बदल लेते हैं। तो ये हो गया 11 दूना 22 हो गया, और ये हो गया 11 चौक 44 हो गया, और 11 दूना 22 हो गया। अर्थात 2 से काटते हैं तो 2 का नम 2 दूनी 4, 2 1 का नम 2, 7 हो गया। 3 1 का नम 3, 3 7 21, कुल मिला के हमारा ओवरऑल जो बचा वो 7 × 7 हो गया, यानी 49 हो गया। तो दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर 7 हो जाएगा। आर बराबर 7 हो जाएगा, और इसका जो हमारा ये मान आ गया, तो कुल मिला के इसकी जो त्रिज्या है वो 7 मिल गई हमको। अब अर्धगोले का व्यास देख लेते हैं। तो व्यास उसका दूना होता है, यानी अर्धगोले का जो व्यास होता है, गोले का व्यास होता है दोस्तों, वो होता है 2r, यानी बराबर 2 × 7 बराबर हो जाएगा 14। ये हो जाएगा 14, और 14 सेंटीमीटर हमारा ये अर्धगोले का व्यास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8वां नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां, इसको देख लेते हैं। एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 5 गुना है। यदि बेलन की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और इस सवाल को लगा लेते हैं। तो ये सवाल दिया गया है, ये बेलन का जो दोस्तों ये बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो 3.5, तो लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई ये दी गई है, इसको एच से डिनोट करते हैं, तो इसको मानते हैं 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो त्रिज्या है तो आर बराबर हो गया 5 × एच, अर्थात आर का मान निकाल लेते हैं तो 5 × 3.5। अगर ये ओवरऑल गुणा करके निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 17.5, कुल आ जाएगा 17.5। अब बेलन का जो आयतन होता है, तो ये बेलन का जो आयतन होगा उसका मान होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी सूत्र पर मान को रख देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7 गुणे होता है आर स्क्वायर का मान आया 17.5 × 17.5, और गुणे एच का मान आया ये हो गया 3.5, और बटा ये आ जाएगा 1 कर दिए, तो ये 7 को दोस्तों ये 7 को काट देते हैं, तो 7 का नम 7, 7 5 35 यानी 0.5 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 22 × 17.5 × 17.5 × 0.5, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों वो गुणा करने के पश्चात आ जाएगा 3368.75 आ जाएगा। और ये जो हमारा दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी ऑप्शन बी में दिया है
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 को देख लेते हैं। तो 9 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 9 कहता है कि संलग्न चित्र डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक ये चित्र बना है और उसके बाद इस क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है डी ई एफ भुजाओं का जो मध्य बिंदु है उसको निकालना है। तो दोस्तों ये डी ई एफ अर्थात डी यहाँ आ गया और ई यहाँ आ गया और डी ई एफ ये जो है इसके मध्य बिंदु को निकालने हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए बी और सी का क्षेत्रफल ये पूछा गया है। तो इसका बराबर हो जाएगा 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल, ये मान हो जाएगा। तो ये फार्मूला कहाँ मिलता है 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल, जो कि सी में मिलता है और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां देख लेते हैं। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन कहता है सामान्यतः भारत में जूतों का आकार 8 नंबर का होता है, ये कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो सामान्यतः जो भारत में जूतों का आकार होता है वो 8 नंबर का होता है, ये सवाल में कहा गया है। अर्थात जिन संख्याओं की बहुलता होती है वो संख्या बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात इसका जो है हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बहुलक, जिसका बहुलक अधिक होता है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर दिया गया है, एक बिंदु पी से वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो बिंदु पी से केंद्र 17 मीटर की दूरी पर वृत्त की त्रिज्या का माप ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त दिया गया है और ये इसके केंद्र को वो मान लेते हैं, यहाँ दिया गया है। ये एक बिंदु पी बढ़ाया गया है और जो कि यहाँ है, और उसके बाद में इसकी त्रिज्या को ये मिलाता है। त्रिज्या इसको आर से डिनोट करते हैं। अर्थात ये 15 सेंटीमीटर है और ये 17 सेंटीमीटर है और ये आर माना गया है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है अर्थात स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या पर लंब होती है वो होता है, इसको लिखते हैं। तो ये वो है और पी है, अर्थात ओ पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर अर्थात ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ ए दिया गया है ओ ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए पी स्क्वायर अर्थात ये और पी स्क्वायर, ये मान रख देते हैं। तो यहाँ ओ ए बराबर ये लंब हो जाएगा ए पी पर, ओ ए अर्थात ओ ए लंब हो जाएगा ए और पी पर। तो यहाँ हो जाएगा 17 का स्क्वायर बराबर, जो कि 17 दिया गया है, और आर स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका मान निकाल लेते हैं। तो 17 का जो मान हो जाएगा 289 और माइनस 15 का हो जाएगा 225 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें जब घटा देंगे तो आर स्क्वायर का मान आ जाएगा 64, यानी आर स्क्वायर का मान हो जाएगा वो घटाने पर 64 हो जाएगा। तो आर का मान हो जाएगा 8। आर का मान कुल मिला के 8 सेंटीमीटर निकल के आया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर देखते हैं। तो दिया है 5, 10 तथा 20 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसका महत्तम समापवर्त निकालना है। तो दोस्तों ये लिख लेते हैं 5 और 10 और उसके बाद 20, ये दिया गया है। तो 5 × 1 और 5 × 2 और 5 × 2 × 2 ये मान हो गया। अर्थात इसका जो महत्तम समापवर्त हो जाएगा, जो सब में आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो इसका 5 महत्तम समापवर्त हो जाएगा। और ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये ऑप्शन में दिया गया है 5 महत्तम पूछा गया है, तो ये 5 दिया गया है, इसलिए सही जवाब ए आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है वो विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो ये जैसे है CAR, ये है CAR, तो आर को आर से मिला दिए, ए को ए से, सी को सी से, इस तरह मिलाते चले गए। तो इसी प्रकार जो है ई को ई से मिलाए तो ई यहाँ लिखेंगे,
उसके बाद आर को आर से मिलाएं तो आर लिखेंगे, वाई को वाई यहाँ लिख देंगे और टी को टी लिख देंगे। तो हमारा जो बन के ऊपर आ रहा है ई आर वाई टी, ई आर वाई टी। और ई आर वाई टी कहाँ दिया गया है, ई आर वाई टी। तो ई आर वाई टी इसमें से किसी में नहीं दिया गया है, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जवाब हो जाएगा ई। ई अर्थात कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका जवाब हो जाएगा ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर देख लेते हैं। कथन दिया है कुछ जानवर हाथी हैं, कुछ हाथी बाघ हैं। तो निष्कर्ष भी दिया है आगे, निष्कर्ष देख लेते हैं। तो ये कुछ जानवर बाघ हैं और कोई बाघ जानवर नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये है इसका ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर देख लेते हैं। तो एक निश्चित कोड भाषा में TYR को 65 के रूप में कोडित किया जाता है और GAP को 26 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में MOJ को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये है TYR, अर्थात TYR को जो कोडित किया जाता है तो इसका मान होता है, T का मान होता है 20 प्लस R, Y का मान होता है 25 और प्लस R का मान होता है 18। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 20 40, 40 और 5 45, 45 और 5 50, 3 63, 63 और 10। और ये कुल मिला के हो जाएगा 20 20 40, 5 45, 45 और 10, 45 10 55 और 55 और 8, ये हो जाएगा 63। और 63 में 2 जोड़ देंगे अर्थात 63 आ जाएगा। ये आएगा 63। ये आ जाएगा 63। क्यों नहीं चल रहा है, इसका मान आ गया 63। तो ये 63 में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा। चलिए ये 65 हो गया। उसके बाद में देखते हैं तो ये GAP गैप लिखा है, GAP गैप। तो इसका होता है, G का होता है 7 प्लस A का होता है 1 और P का होता है 16। तो 16 1 17, 17 और 7 हो जाएगा 24। 24 में जोड़ देते हैं 2 तो हो जाएगा ये 26 हो जाएगा, अर्थात 26 भी मान दिया गया। इसी प्रकार तो निकालेंगे MOJ का निकालेंगे। तो M का होता है 13, O का होता है 15 और J का होता है 10। तो इसको जोड़ लेते हैं। 13 दूना 26 और 2 28, 10 38 हो जाएगा। ये 38 हो जाएगा और 38 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। और 40 जो कि दिया गया है ऑप्शन सी में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा 40 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर देखते हैं। नवजोत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कुछ दूर चलने के पश्चात वो बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा में मुँह किए हुए है। तो चलिए इस सवाल को लगा लेते हैं। तो नवजोत जो है पश्चिम, अर्थात यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे आगे को उत्तर मानते हैं, पीछे दक्षिण मानते हैं और दाहिने को पूरब मानते हैं और बाएं को पश्चिम मानते हैं। ये कहीं भी आप बैठेंगे तो ये मिलेगा हमको, सामने वाला उत्तर होगा। अब इसी के क्रम में चलिए देख लेते हैं सवाल को। तो नवजोत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले पश्चिम जो दिया गया है, ये दिया गया है पश्चिम, ये है। तो इधर वो चलना शुरू करता है, इधर, अर्थात यहाँ से इधर चलेगा। उसके बाद में कुछ दूर चलने के पश्चात वो बाएं मुड़ता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा और इधर मुड़ने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है। अगर इधर जा रहा है तो ये दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। अब वो किस दिशा में मुँह किए हुए है, तो उसका मुख जो है पश्चिम दिशा की तरफ है, अर्थात पश्चिम इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 देखते हैं। तो 17 दिया गया है
नीचे दिए गए समीकरण में चिन्हों को बदलने पर और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करना है। अर्थात ये मान रख देते हैं, तो ये मान सबसे पहले ही रख देते हैं, तो यहाँ रख देंगे गुणे, अर्थात ये बहुत छोटा दिया गया है, इसको पहले बढ़ा लेते हैं। उसके बाद मान को रख लेते हैं, तो मान दिया गया है अर्थात 41 गुणे, तो 41 को पहला लेके चलते हैं, तो 41 गुणे हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा -53, उसके बाद हो जाएगा बराबर, और 48 को भाग करेंगे 3 से, 3 के बाद प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 को गुणा करेंगे 5 से, और 5 के बाद हो जाएगा -36। इस सवाल को हल करें, उसके बाद क्या आता है इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 41 गुणे 3, अगर 41 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 एकनम 3 हो जाएगा, और 3 चौक 12 यानी 123 हो जाएगा, -53 बराबर इधर का हल कर लेते हैं, तो 3 एकनम 3, 6 18, यानी कुल मिला के 16 + 18, अच्छा यहाँ भी कर लेते हैं, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, -36 हो जाएगा। 90 में से अगर 36 निकालेंगे तो दोस्तों ये बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 में से 6 निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से तो ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 16 और 54 को जोड़ लेते हैं, तो 16 जोड़ेंगे तो 10, और ये 70 हो जाएगा, अर्थात एक तरफ का हमको 70 मिल गया। और यहाँ देखते हैं 123 में से अगर 53 निकालते हैं तो 0, और 12 में से 5 गए तो 70, यानी 70 के बराबर 70 रहा, तो ये इक्वेशन हमारा दोनों तरफ जो है बराबर है, तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा, अर्थात ये इसका सही जवाब होगा। 70 बराबर 70 दोनों पक्ष में आ रहा है, आगे हमको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया 18 नंबर, 18 को देख लेते हैं। तो यह फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो डी ऑप्शन दिया गया है, ये अलग अलग हैं, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है ए हैज का अर्थ है ए बी की बहन है, ये @ बी का अर्थ है ये बी का बेटा है, ये एंड बी का अर्थ है ये बी के पिता हैं, और ये प्रतिशत में ए बी की माँ है। तो यहाँ ये इक्वेशन दिया गया है, इसके माध्यम से इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये दिया गया है, तो इसको जो है डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं। तो इसमें यहाँ लेकर चलते हैं, ये W और @ का Q का अर्थ होता है। तो ये जो है इसमें दिया है ये B का बेटा है, अर्थात W जो है यहाँ लिखेंगे W किसका बेटा है, तो ये Q का बेटा है, Q का बेटा है, अर्थात W बेटा है, तो इसको बेटा बना लेंगे, इस सिंबल से इसको डिनोट कर देंगे। उसके बाद है Q%T, अर्थात प्रतिशत वाला है, ये B की माँ है, तो ये B की माँ है, अर्थात Q जो है माँ है, ये किसकी माँ है Q, तो ये T की माँ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये T की माँ है। फिर उसके बाद है T एंड Y, अब T और Y का संबंध है, तो फिर कहता है T एंड का अर्थ होता है पिता है, तो T पिता है किसका, ये पिता है Y का, T पिता है, तो इसको ऐसे बना लेंगे, इस सिंबल से जो है डिनोट करेंगे, और Y का ये पिता है। फिर उसके बाद में यहाँ है @ M, @ का अर्थ है कि बेटा है, अर्थात ये बेटा Y किसका बेटा है, तो ये M का बेटा है, अर्थात यहाँ M है तो M का बेटा ये है, M का बेटा हो गया ये, अर्थात यहाँ ये बेटा हो गया। उसके बाद फिर कहता है प्रतिशत के, तो प्रतिशत का अर्थ होता है ये B की माँ है, ए बी की माँ है, अर्थात M जो है अर्थात K की माँ है, M K की माँ है, क्योंकि K यहाँ दिया गया है। और यही पूछा गया है K का Q से क्या संबंध है, तो K का जो है ये इसका लड़का हुआ और लड़के का लड़का होगा, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और ये लड़के का लड़का हुआ, अर्थात ये दादी सही ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा, जो कि दादी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20 नंबर देखते हैं। तो ये दिया है एग्जामिनेशन में, ऑप्शन है नेशन, एग्जाम और मेंशन और एम्बिनेशन, यानी एम्बिशन। तो इसमें कौन सा जो उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है,
तो इसमें जो है ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना, लेकिन बी नहीं, ये बी जो है एक्स्ट्रा है, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पूरे इस वर्ड में बी कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो है, ये डायग्राम बनाया गया है, उसके बाद में 11 है, 28 है, 327 है, 5125 है, ये ज्ञात करना है। फिर 3 दिया गया है। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं 11 को, और 11 को जो है ये होता है 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात इसका पहला जो है गिनती ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार 28 हो जाएगा, तो 28 का ये पहला गिनती लेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, अर्थात ये 8 हो गया। चलिए फिर इसी प्रकार से ये 327 दिया गया है, तो 327 का तीसरा ले लेते हैं पहला अक्षर, तो 3 का हो जाएगा क्यूब, तो 3 त्रिकानो 327 हो जाएगा, ये भी मिल रहा है। फिर नेक्स्ट दिया है 5125, पहला लेते हैं, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 50 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 125 ये लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो हमको ज्ञात करना है वो है ये दिया गया है, अर्थात यहाँ कुछ नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये 1 2 3 और 5 हो गया, तो 4 बीच में बच रहा है, अर्थात ये 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ 4 होगा, जाहिर सी वह 5 हो गया। तो ये 4 का क्यूब अगर करेंगे तो सबसे पहले तो 4 लिख देंगे, उसके बाद 4 चौक 16 चौको 64, यानी 64 हो गया। तो कुल मिला के हमारा 464 बनेगा, अर्थात इसका जो 64 आएगा तो इसका मान हो जाएगा 464, जो कि ये ऑप्शन में दिया गया है। तो ये विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया गया है 22 नंबर है, खुदरा दुकानें संभावित खरीदारों को बनाए रखना चाहती हैं या उत्पादों की अनुपलब्धता के चलते 10% ग्राहक घट रहे हैं। निष्कर्ष दिया है, लोगों को अगर अपने पसंदीदा रंग और आकार की वस्तु स्टॉक में नहीं मिलती तो बिना किसी खरीद के स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। अब इसमें दूसरा है, खुदरा विक्रेता अधिक से अधिक लोगों को आवाजाही चाहते हैं ताकि उन्हें खरीदार में बदल सकें। तो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है, केवल सेकंड निष्कर्ष लागू होता है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों होता है, ना फर्स्ट और ना सेकंड होता है, केवल फर्स्ट होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23 नंबर है दोस्तों, निम्न में से किसने बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की? कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या कांवर बर्ड सेंचुरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन है आर के नारायण, खुशवंत सिंह, जॉर्ज ऑरवेल, या अरुंधति राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज ऑरवेल इसका सही जवाब होगा, मित्रों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 देख लेते हैं। ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? तो एक कृषि संबंधी संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, महिला और बाल विकास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों याद रखना इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है 26, इस सदी शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये रॉबर्ट ब्रदर्स हैं, जेम्स वाट हैं, और हल्फी ड्रेबी हैं, या ओन ब्राउन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, राइट्स ब्रदर्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर देख लेते हैं। तो ये है, परमाणु ऊर्जा का भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? एस ए बोस हैं, या एच जे भाभा हैं, या चंद्रशेखर हैं, या एस
एस भटनागर हैं, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये हो जाएगा एच जे भाभा। यानी इनका पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा, जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम है। ये विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है 28। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन है निर्गुणता और आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, या दोनों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण का अस्तित्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 28 नंबर। सही 28 दो बार आ गया। चलिए 28 नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर। तो 29 नंबर देख लेते हैं। अर्थात क्वेश्चन तो वही हाँ पंचशील वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 को 29 देखते हैं। 29 दिया गया है, ये है निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध हैं दूरबीन आविष्कार के लिए, ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के, और कैलकुलस की खोज के लिए, या मानव शरीर के शल्य चिकित्सा अध्ययन करने के लिए। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं किया है, तो आयात शुल्क में कमी है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुख प्रवाह है, या सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों याद रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31। इसको देखते हैं। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है, पीटी उषा है, सचिन तेंदुलकर है, या मल्लेश्वरी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे तो हो जाएगा पीटी उषा, जो कि ये पूर्व में धाविका रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन कहता है सुचिता सेन थी, लेखिका थी, अभिनेत्री थी, पत्रकार थी, या राजनेत्री थी? तो दोस्तों वो अभिनेत्री थी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और ये बांग्ला और हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, तो ये एक अभिनेत्री थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर है। वर्ष 2022 में जारी फोर्ब्स पावर सूची में विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत को सम्मिलित महिलाएं हैं। तो माधवपुरी बुच हैं, चंदा कोचर हैं, प्रियंका चोपड़ा है, रोशनी नाडार है, या किरण मजूमदार शाह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये कूट मिलाना है। तो इसका जो है पहला भी हो जाएगा, अर्थात माधवपुरी बुच भी हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा, चौथा दिया गया है जो कि ये है रोशनी नाडार है, और पांचवा हो जाएगा जो कि किरण मजूमदार शाह है। तो पहला चौथा और पांचवा जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। तो ये है हाल ही में यूट्यूब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है चुने गए भारतीय अमेरिकी हैं। तो जावेद करीम है, नील मोहन है, और जयंती घोष है, या आलोक मोहन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों बी ऑप्शन नील मोहन हो जाएगा। इसका सही जवाब नील मोहन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर। 35 नंबर देखते हैं। तो ये है दिसंबर 2022 में 10वां वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी सीजन 2 2022 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में, या जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 36 देख लेते हैं। तो विश्व कप हॉकी 2023 का भारत का स्थान रहा है 5वां रहा है, 6वां रहा है, 9वां रहा है, अथवा 10वां रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो 9वां स्थान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 37वां। किस संगठन द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्टकट में IMF कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन एंड यानी UNFPA, और नेक्स्ट है संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यानी UNDP, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 देख लेते हैं दोस्तों। 38 नंबर है राशि का मापन और उसकी इकाई में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो तापमान केल्विन है, दाब पास्कल है, द्रव्यमान किलोग्राम है, या घन
वजन घन मीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वजन घन मीटर। वजन घन मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 39। 39 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें दिया है बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड का उच्च होना तय होता है। क्या त्वरण होना होता है, मंदन होता है, वेग है या जड़त्व होना होता है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। जड़त्व इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? -1, -2, ms² या ms ये होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा -1, अर्थात ms-2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। दोस्तों 41 नंबर है, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो घर्षण का नियम है, आघूर्ण का नियम है, जड़त्व का नियम है या गति का नियम है? तो दोस्तों न्यूटन का जो पहला नियम है ये गति के नियम पर जाना जाता है। अर्थात न्यूटन के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गतिज अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये ऐसे गति का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, 1 मिनट, गति का नियम नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम। ये गलत था, इसको सही कर लीजिए दोस्तों, ये जड़त्व का नियम हो जाएगा। जड़त्व का नियम इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। तो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों में एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो विद्युत स्थैतिक है, स्थिर चुंबकीय है, गुरुत्वाकर्षण है, श्यान है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये स्थिर चुंबकीय है। स्थिर चुंबकीय इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर, इसको देखते हैं। तो किसी वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 4 मीटर का विस्थापन होता है। तो किए गए कार्य की गणना जो है जूल में करनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है F बराबर F×D। F जो है ये दोस्तों कार्य है और F है ये फोर्स यानी बल है और ये D है यानी डिस्टेंस जो विस्थापन है। इसका मान रख देते हैं। तो ये कुल मिला के जो बल दिया गया है उसका वो 200 न्यूटन दिया गया है। अर्थात इसका जो कार्य हो जाएगा तो बल है 200 गुणे, अर्थात यहाँ वर्क लिख देते हैं, वर्क निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा 200 विस्थापन हमारा है वो हुआ है विस्थापन हुआ है 4 मीटर। तो 20 यानी 2 चौक 8 यानी कुल 800 हो जाएगा। तो वर्क इसका जो 800 जूल हो जाएगा। जूल 800 जूल, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 44 नंबर है तापमापी, जिसे थर्मामीटर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? ब्रोमीन है, आर्सेनिक है, गैलिस्टन है या सेलेनियम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलिस्टन हो जाएगा। गैलिस्टन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, ये 44 नंबर तो हो गया। अब इसको देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर कहता है यह प्रकाश भरना है में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। नाइट्रोजन है, वायु, इस्पात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो निर्वात है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वो इस्पात से बना हो और ओखली लकड़ी से बना हो, तार से बना हो या कंपन करता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंपन करता हो। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है वो है 47। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है 47 देख लेते हैं। तो यह है निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुणक है? वो शीघ्र ही पिघल जाता है, वो आसानी से नहीं पिघलता, वो खराब चालक है या उच्च गलनांक है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा वो शीघ्र ही पिघल जाता है। वो क्या करता है? शीघ्र ही पिघल जाता है। चलिए 48 देखते हैं। तो दोस्तों 48 नंबर कहता है एक तत्व के समस्थानिकों में होती है, क्या होती है? समान भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होता है या न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है या भिन्न परमाणु संख्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात न्यूट्रॉनों
की भिन्न भिन्न संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो ये है दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना जो पदार्थ होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। तो बी जवाब इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर, इसको देखते हैं। तो एक आवर्त जिसको पीरियड कहते हैं में तत्व के समान होती है। तो एक संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संयुक्ता होती है, कक्षों की संख्या होती है या आयतन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी जो है कक्षों की संख्या हो जाएगी, कक्षों की संख्या इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो ये दिया गया है जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पतन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पोजसन या वाष्पीकरण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, उसको ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। तो 52 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। ये दो तो होता है KMnO4 होता है, जिसको लाल दवा के नाम से जानते हैं, और इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि ऑप्शन बी में दिया ऑप्शन ए में दिया गया है KMnO4। इसका पूरा नाम, इसका पुराना नाम लाल दवा भी है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा वो KMnO4 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर, 53 देखते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है बेकिंग सोडा क्या होता है? एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम आइसोलेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या एल्युमिनियम सल्फेट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि सी में दिया गया है। सी जवाब इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, 54 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है, टोपोस्फीयर कहलाती है, मीजोस्फीयर कहलाती है या एक्जोस्फीयर कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो एक्जोस्फीयर, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 55 नंबर, 55 को देख लेते हैं। तो दोस्तों 55 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, पूछा गया है। तो अस्थि है, रंग है, उपास्थि है, कंकाल तंत्र है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो कंकाल पेशी नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर, 56 नंबर देखते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मलेनिन एक है जो पराबैंगनी प्रकाश की आंखों में रक्षा करता है। तो वर्णक है, क्या खनिज है, विटामिन है या सिग्नल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा वर्णक है। वर्णक इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 57, 57 देख लेते हैं। तो रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये है साइटोक्रोन है, क्लोरोफिल है, हीमोसाइलिन है और हीमोग्लोबिन है। तो क्या कह रहा है? रक्त का रंग और उसकी उपस्थिति का कारण लाल होता है। तो दोस्तों वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 58 नंबर, उसको देखते हैं। तो 58 नंबर कहता है कि भरना है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये इस तरह के जो है ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 59, 59 देख लेते हैं। तो ये है नायलॉन धागा कितने प्रकार का होता है? तो ये है एलिएस्टर पॉलीमर और पॉलीमाइड पॉलीमर, पॉलीबियाल पॉलीमर और पॉलीसेकेराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 59 का बी। चलिए देख लेते हैं। तो ये है 59 का बी, यानी पॉलीमाइड पॉलीमर इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 60 नंबर, उसको देखते हैं। तो 60 नंबर दोस्तों है नियत विदेशी मुद्रा की दर से कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय और आई जो है FIPB। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ये भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व और बैंक, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 61, 61 देख लेते हैं। 61 है अशोक दलाई लामा कमेटी संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये दिया है
2022 तक के किसानों को आय दोगुना करने के लिए एक मूल योजना तैयार करने के लिए, और बी हमारा है यह सरकारी विज्ञापन पर नज़र रखने के लिए, और तीसरा आभूषण पर लगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुद्दे को सुलझाने के लिए, और भारत पाक सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के तरीकों को सुझाने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 2022 तक के किसानों को आय दोगुनी करने का एक योजना तैयार करना। चलिए फिर अगला देखते हैं। तो 62 नंबर कहता है, 62 नंबर देख लेते हैं। ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 से निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने का कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है ऑप्शन ए, यानी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर। 63 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार सुरक्षित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33 है, 27 है, 28 है और 39 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 64 नंबर। तो 64 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कैबिनेट सचिव है और वित्तीय सचिव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। इसको विशेष ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर। 65 नंबर कहता है, वित्तीय आयात। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लगाया जा सकता है, अर्थात कितने महीने या दिन के लिए लगा सकता है? तो 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या कोई अधिकतम सीमा अवधि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो डी है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात इसकी कोई अवधि नहीं है कि कब तक का लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वो है 66 नंबर। तो 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का संगठक है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है, केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड है, केवल थर्ड है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा डी डी। और पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा और तीसरा ये राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी ऑप्शन दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर। 67 नंबर कहता है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे की मंजूरी जरूरी है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा दोनों, या लोकसभा और राज्यसभा? तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 68 नंबर दिया गया। 68 नंबर कहता है दोस्तों, यह है लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव है और विधान परिषद द्वारा पारित जो है प्रस्ताव है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा भी, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव इसका सही जवाब होगा। मित्रों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 69। 69 नंबर कहता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, मंत्रिपरिषद हैं, राष्ट्रपति हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, वो है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रियों का जो होता है वो इस्तीफा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर। दोस्तों 70 नंबर देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार भरनायक के आदेश बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को नहीं हटाया जा सकता। तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। तो इसका ये जवाब सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। तो ये दिया गया है, निम्नलिखित में से एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं। ये विकल्प क्या है? तो कमज़ोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों में बड़ी मात्रा में निपटाना और आम आदमी के हाथों में शामिल करने का अधिकार सौंपना और लागत और देरी को न्यूनतम
करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी है, आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, उसको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? सुरक्षा मंत्री, जनरल अटॉर्नी और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर देख लेते हैं। तो यह है, भारत के राज्यों और राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार प्राप्त है। अथॉरिटी इसका सही जवाब होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की विधान परिषद में कुछ सदस्यों को नामित करने की शक्ति रखता है? ऑप्शन है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के विधान परिषद के अध्यक्ष, संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा संबंधित। ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यह है 75 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने की संभावना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 85वां संविधान संशोधन, 86वां और 27वां संविधान संशोधन है। तो इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा सी। सी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को बनाया था? हरियाणा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर, उसको देख लेते हैं। 77 नंबर कहता है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही जवाब ये यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों कनाडा इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर देख लेते हैं। तो गांधी द्वारा सत्याग्रह सभी की स्थापना कब की गई? 1912, 1919, 1929, 1922। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1919 हो जाएगा। 1919 में ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 79। 79 देख लेते हैं। तो 79 का मतलब है 79 है, पार्लियामेंट्री सुधार किस वर्ष से पारित हुआ? तो 17 में हुआ, 2 में हुआ, 1909 में, या 1912 में? तो इसका सही जवाब होगा वो 1909 में हुआ। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है। तो 80 नंबर देख लेते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, खिलाफ समिति का गठन कहाँ और कब हुआ था? बॉम्बे मार्च 1919 में हुआ था, कलकत्ता में जून 1920 में हुआ था, और कलकत्ता में मार्च 1919 में हुआ था, और बॉम्बे मई 1920 में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा बॉम्बे मार्च 1929, इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1905 में, 1947 में, 1931 में, 1942 में? तो दोस्तों 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 82 नंबर। 82 देखते हैं। तो 82 नंबर में दिया गया है, 82 नंबर में दिया गया है दोस्तों, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 1920 है, 1935 है, 1930 है, और 1942 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1930 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, उसको देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित किया गया था? 1946, 47, 1942, 1945, 1944? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1947। 1947 का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 देख लेते हैं। तो यह है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया? तो ये छतरी ब्राइटन है, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट है, बॉम्बे कौंसल है। तो ये सही जवाब है, और इसका जो सही जवाब है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट है 85 नंबर। 85 नंबर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल स्थित है? उज्जैन में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर। ऑप्शन सी ग्वालियर सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 86 नंबर। 86 नंबर कहता है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उड़ान है, आज़ाद विचार है, बंगाल गजट है, उतंड मातंड है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों याद रखना, उतंड मातंड है। ये भारत की प्रथम जो है हिंदी समाचार पत्र है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। तो 87 का देख लेते हैं। 87 नंबर कहता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे, दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, आचार्य विनोबा भावे थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सॉरी बी, दयानंद सरस्वती। बी इसका सही जवाब होगा, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यह चंद्रमा इसमें भरना है, पिंड का उदाहरण है। अदीप्तमान है, दीप्तमान है, पारभासी है या पारदर्शी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये अदीप्तमान है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। 89 देख लेते हैं। तो 89 में दिया गया है, एक ग्रह को कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है, या पेरिजी कहा जाता है? तो ये अपसौर कहा जाता है। अपसौर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90 नंबर। 90 नंबर देख लेते हैं। तो यह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ये सबसे घना ग्रह है, ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, या इसे लाल ग्रह कहा जाता है, या इसे सूर्य से तीसरा ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सही है ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 देख लेते हैं। तो यह है ओजोन, यानी ओजोन रिक्तीकरण, जिसको डिफ्लेक्शन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो महासागर है, भूमध्य रेखा है, ध्रुवों पर होता है, कटिबंधों पर होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर इसका सही जवाब होगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 92। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा या उत्तर दक्षिण के स्थान पर केंद्रीय वर्णन यानी कोणीय वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो अक्षांश है, गोलार्ध है, ध्रुव है, देशांतर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा अक्षांश। अक्षांश ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 कहता है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है? तो यह यूरेनस और नेपच्यून है, शनि और यूरेनस है, बृहस्पति और शनि है, मंगल और बृहस्पति है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। यह निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार इसका ऑप्शन ये में दिया है, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 95। 95 देख लेते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? अर्थात पृथ्वी क्रस्ट की सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? लोहा है, चांदी, एल्युमिनियम है, या तांबा है? इनमें से कोई नहीं है? तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 96। 96 देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? आग्नेय है, गोखुर है, अवसादी है, रूपांतरित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा गोखुर। गोखुर इसका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 97। 97 नंबर है, जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों के विकल्प में दी गई हैं, तो वो कौन सी हो जाएंगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा धान और कपास हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा धान और कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है, खेती के रूप में स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? गवाह निर्वाह खेती और व्यावसायिक खेती, पारिवारिक निर्वाह खेती, जल प्रबंधन खेती, या उर्वरक में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पारंपरिक निर्वाह खेती। पारंपरिक निर्वाह खेती इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 99। 99 देखते हैं। तो 99 दिया गया है,
हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, उत्तराखंड है या मध्य प्रदेश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी एमपी फॉर मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 नंबर कहता है ये निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का एक स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौधा। पौधा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 101। 101 देखते हैं। तो 101 नंबर कहता है 19वीं सदी की शुरुआत में भारत कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी? हरियाणा, असम, पंजाब और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात 19वीं सदी में शुरुआत में जो कॉटन की जो मिलें थी ज़्यादातर वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 102। भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना है? यानी चाबहार बंदरगाह कहाँ बना है, किस में देश में? तो इराक में है, ओमान में है, ईरान में, अफगानिस्तान में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान में बना हुआ है। सी इसका सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 103। 103 देख लेते हैं। तो ये है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अर्थात 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण, वातावरण में पानी के लदे बादलों के कारण या वातावरण प्रदूषण के कारण या 1/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण। अर्थात इसका ऑप्शन ये जो है सही जवाब होगा। 2/3 सतह पानी से ढके होने के कारण ये पृथ्वी का नीला ग्रह इसको कहा जाता है। चलिए 104 देख लेते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ये बिहार स्पेशल से पूछा गया है। तो 34 है, 65 है, 60 है और 62 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि कौन सा है। तो ये सही जवाब आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 105। 105 देख लेते हैं। तो दोस्तों है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो मित्रों किससे आच्छादित है? पहाड़ी मिट्टी से है, दोमट मिट्टी से है, रेगुर मिट्टी से है या तराई मिट्टी से है? तो दोस्तों ये दोमट मिट्टी से आच्छादित है। दोमट मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था? जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने या डी आर स्टोर्डर्ट ने या टांसले ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टांसले ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 107। 107 देख लेते हैं। तो दोस्तों 107 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो धान का खेत है, वन है, घास का मैदान है, झील है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो दोस्तों ये धान का खेत है। धान का खेत इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस वन प्रारूप में सागौन टीके का एक प्रभावित वृक्ष जो है स्पीसीज है? तो ऑप्शन दिया है उष्ण कटिबंधीय आज पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उष्ण कटिबंधीय कंटीली झाड़ी वन है या घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आड़, यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 109। 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिण पश्चिम बंगाल में, दक्षिणी सौराष्ट्र में या अंडमान और निकोबार में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जो 109 है उसका हो जाएगा डी, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 110। 110 नंबर क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980 में, 74 में, 81 में, 76 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1974 में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 111 गल्फ स्ट्रीम है, बंगाल की एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय धारा है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा है। कलर चेंज कर लें तो वो है एक महासागरीय धारा
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 112 देख लेते हैं। तो यह है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा एमपी फॉर मध्य प्रदेश, यानी एमपी इसको कहते हैं मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। 113 देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? गेहूँ है, चावल है, मक्का है और दालें हैं। तो दोस्तों ये चावल जो है ये ये चावल एक प्रमुख खाद्यान्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 114 नंबर कहता है भारत के किन राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है और हरियाणा है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 115। 115 देख लेते हैं। तो ये कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। जल का है, भू प्रदूषक का है, वायु प्रदूषण का है, ध्वनि प्रदूषण का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 115 का ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 106। इसको देख लेते हैं। 106 नंबर है निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण में कौन एक रक्तधारा के दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो ये एस्बेस्टास धूल है और कैडमियम है, लेड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 170 नंबर। 170 नंबर है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में है, घरेलू क्षेत्र में है, खनन क्षेत्र में है या औद्योगिक क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा जल का जो उपयोग होता है वो कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 118। 118 देख लेते हैं। तो ये है अत्यधिक खनिज है, संगमरमर है, मैंगनीज है, चांदी है और शीशा है। तो संगमरमर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 119। 119 देख लेते हैं। तो ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से तीनों या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 120 और आज का अंतिम प्रश्न है। तो देख लेते हैं। तो भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसी देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो पानीपत है, सोनीपत है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, हो जाएगा पानीपत। पानीपत इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ देने के लिए अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे अगला वीडियो हमारा उन तक पहुंचता रहे और इसका वो लाभ प्राप्त कर सकें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।